नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा बुलेटिन अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की आशंका पूरी तरीके से इससे इनकार नहीं किया गया, जिसके बाद पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस हर एंगल से मामले की जांच की बात कह रही है। ये पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पटना में मेडिकल की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ यौन हिंसा की आशंका से पूरी तरह इनकार नहीं किया गया है, जिससे घर वालों के आरोपों को बल मिला है। प्रशासन के लोग, हॉस्टल के लोग और हॉस्पिटल के लोग, सारे लोगों ने पैसा खाया है, काफी मोटी रकम का पैसा खाया है, ऐसे बड़े लोगों के हाथ। पुलिस और प्रशासन पहले इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा। पटना के एसएसपी ने भी यह कहते हुए यौन हिंसा की आशंका को खारिज किया था। प्रथम दृष्टया ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब वो हर एंगल से जांच की बात कह रहे हैं। अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज की बात नहीं आई अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी कल आया है और उसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं, तो हम लोग फिलहाल उसी को सत्य मानते हुए चल रहे हैं। क्या अस्पताल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जाएगी? इसमें हर एंगल पे जांच किया जाएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पटना पुलिस की थ्योरी के साथ साथ और भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये मुरझा गई कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पुलिस ने यौन हिंसा को क्यों नकारा? क्या हॉस्टल संचालक को बचा रही थी पुलिस? हॉस्टल संचालक के राजनीतिक रसूख ने दबाव बनाया? गायनोलॉजिस्ट से बयान किसने दिलवाया? क्या हॉस्टल संचालक और अस्पताल के बीच मिलीभगत थी? इन सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि छात्रा की मौत के बाद से ही घर वाले रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते रहे हैं। साथ में पुलिस और अस्पताल की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते रहे हैं। किसकी करतूत हो सकती है? हॉस्टल वाला, डॉक्टर वाला और दरोगा, तीनों मिल के ये इसमें गुनहगार हॉस्टल वाले तीनों मिल के करे, एक मिल के नहीं किए। फिलहाल पुलिस ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मकान मालिक मनीष कुमार रंजन को अरेस्ट कर लिया है। छात्रा की मौत कैसे हुई और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसका खुलासा आने वाले दिनों में जांच के बाद ही हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और जहानाबाद से राजीव विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं पटना में जहानाबाद की छात्रा की मौत मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। दूसरी ओर जेडीयू ने भी दोषियों को सजा दिलाने की बात कही। आज ये मेरी बेटी भुला गई तो हम भी भुला गए। मेरी बेटी खिलल मुरझा गई। ये पीड़ा उस माँ की है जिसने अपनी बेटी को खोया है। ये दर्द उस माँ का है जिसने डॉक्टर बनाने के लिए बेटी को पटना पढ़ने भेजा था, लेकिन पटना से बेटी का जनाजा लौटा। पटना में जहानाबाद की छात्रा की मौत मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने जहानाबाद जाकर मृतक छात्रा के घर वालों से मुलाकात की। हम एसपी के यहाँ समझ लें, आप चलिएगा? हाँ सर, चलिएगा? हाँ सर, वो जल्दी चलिएगा ना को हम उसको चीर के खा जाएंगे। नहीं, खाने के बाद हाँ हम खा जाएंगे उसको, अपना बात को खा जाएंगे। मृतक छात्रा की मां से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा, पुलिस की ओर से अभी भी परिवार को धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है। ऐसे में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री तक जाने की बात होगी तो वहां भी जाएंगे। बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो लोकतांत्रिक तरीके से और जो कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी, चाहे उसके लिए कोर्ट में जाना पड़े, सड़क में बैठना पड़े, मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़े।
दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे के बाद एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता राजीव कुमार ने भी चिंता जताई है और भरोसा दिया है कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है और जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दानवाद व्यक्ति को जिसने ये कुकृत्य किया है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले ने सियासी रूप ले लिया है। देखना होगा कि कब तक मृतक छात्रा के घर वालों को इंसाफ मिलता है, कब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर सियासी हंगामे के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव विमल और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको शर्मसार कर देगी। लोग कितने निर्मम और संवेदनहीन हो चुके हैं, ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। सीतामढ़ी में एक किशोर मर गया लेकिन लोग मछली लूटते रहे। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। वो मरता रहा, लोग मछली लूटते रहे। बिहार में मछली ज्यादा महंगी है, इंसान की जान मछली से ज्यादा सस्ती है। ये तस्वीरें हैं सीतामढ़ी की। सड़क पर पिकअप वैन पलटा है, सड़क पर पड़ी मछलियां बिखरी पड़ी हैं। मछलियों के बीच ही 17 साल के किशोर की लाश पड़ी है। हम उस किशोर की तस्वीर नहीं दिखा सकते, आपका कलेजा फट जाएगा। लेकिन लोगों को देखिए, किशोर की जान बचाने के बजाय लोग मछली लूटने में लगे हैं। इस तस्वीर ने इंसानियत को एक बार फिर शर्मसार कर दिया। ये तस्वीर बता रही है कि हम कितने निर्मम हो चुके हैं। लोग उस किशोर को बचाने के बजाय मछली लूटने में लगे हैं। कोई बाल्टी लेकर आया तो कोई बोरा, लेकिन उस किशोर की किसी को फिक्र नहीं हुई। सीतामढ़ी के जोजीहट गांव में हृदय विदारक और शर्मनाक घटना ने सबको शर्मसार कर दिया। हादसे की शिकार पिकअप वैन की चपेट में आने से किशोर की दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन भीड़ ने ना तो उसे उठाने की कोशिश की, ना ही किसी की आंखों में शिकन आया। लोग सड़क पर गिरी मछलियां लूटने में जुट गए। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि हम कितने संवेदनहीन हो चुके हैं। एक तरफ एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया तो दूसरी ओर लोग इंसानियत भूलकर मछली लूट रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए बात रोहिणी आचार्य की करते हैं। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक पर तीखा हमला बोल दिया है। रोहिणी ने तेजस्वी की समीक्षा बैठक को महज दिखावा बता दिया। रोहिणी ने गिद्धों को ठिकाने लगाने की बात कह दी, लेकिन बड़ा सवाल है कि रोहिणी ने आरजेडी में गिद्ध किसे कहा है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ये तस्वीरें हैं आरजेडी की समीक्षा बैठक की। तेजस्वी यादव आरजेडी सांसदों के साथ हार पर मंथन कर रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस समीक्षा बैठक पर तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने सवाल खड़े कर दिए। रोहिणी ने समीक्षा बैठक को तार तार कर दिया। रोहिणी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है खुद आत्ममंथन करना और जिम्मेदारी लेना। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बाकी ये जो पब्लिक है ना, वो सब जानती समझती है। बड़ा सवाल है कि रोहिणी ने आरजेडी में गिद्ध किसे कहा। क्या रोहिणी ने तेजस्वी के करीबियों को गिद्ध करार दिया? रोहिणी के इस पोस्ट पर सियासत सुलग गई है। लालू जी को किडनी देने वाली बेटी ने बिल्कुल ठीक कहा रोहिणी जी ने कि इन्हें आत्ममूल्यांकन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। दरअसल ये लोग हार को पचा नहीं पा रहे हैं और जिम्मेदारी लेने के बजाय बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं। अरे मैं तो फिर से सलाह देता हूं लालू जी को कि लालू जी अपने बेटे बेटियों के नाम पर अपने पार्टी को बंटवारा करवा दीजिए, नहीं तो ये लोग आपके राजद को तहस नहस कर देंगे। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी को अब समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। अब राष्ट्रीय जनता दल को तेजस्वी यादव पर समीक्षा करने की जरूरत है। रही बात रोहिणी आचार्य जी के तंज की, तो साफ है कि दोनों का आपसी मामला है, ये घरेलू मसला है, दोनों भाई बहन हैं, दोनों आपस में मिल बैठ करके मामले को सुलझा लेंगे। तेजस्वी यादव ने बजट सत्र और चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर बैठक बुलाई।
लेकिन रोहिणी ने सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी की समीक्षा बैठक पर तीखा हमला किया। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने बैठक को महज दिखावा बताया। रोहिणी ने एक बार फिर अपनों पर ही बड़ा हमला किया। पार्टी और परिवार से नाता तोड़ने के बाद रोहिणी लगातार मुखर हैं। इससे पहले भी रोहिणी ने पोस्ट कर कहा था, राजनीतिक विरासत को बर्बाद करने के लिए परायों की जरूरत नहीं, अपने ही काफी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए बात सीएम की समृद्धि यात्रा की करते हैं। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने चंपारण की धरती से एक बार फिर से नई यात्रा की शुरुआत कर दी है। बेतिया से अपनी समृद्धि यात्रा शुरू करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। साथ ही प्रदेश के विकास से जुड़ी कई घोषणाएं की। तो वहीं बेहतर शिक्षा के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकारी चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने का भी सीएम ने ऐलान किया। हर बार एक नई यात्रा से बिहार की सियासत की सूरत बदलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार से एक बार फिर नई यात्रा की शुरुआत चंपारण की धरती से की। इसे समृद्धि यात्रा नाम दिया गया है। नवंबर में छप्पर फाड़ जनादेश मिलने के बाद मुख्यमंत्री पहली बार खुले तौर पर जनता के बीच पहुंचे। नीतीश ने पश्चिमी चंपारण के बेतिया में करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी। पश्चिम चंपारण जिले में 153 करोड़ की लागत से 125 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 29 करोड़ रुपए की लागत से 36 योजनाओं का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया। सीएम ने कृषि प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। साथ ही जीविका दीदियों से संवाद किया। जनसभा को संबोधित करते हुए गरीबी रेखा के नीचे पाए गए 94 लाख परिवारों को सीधे रोजगार से जोड़ने के लिए वादे के साथ ही 2-2 लाख रुपए देने की बात भी कही। 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना से जोड़कर राशि दिया जाएगा और इसके लिए जो हम लोग 2 लाख रुपए की बात किए हैं उससे भी और ज्यादा राशि दी जाएगी। बेतिया में मुख्यमंत्री ने बेहतर स्वास्थ्य सेवा को लेकर बड़ा ऐलान किया। सरकारी चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की बड़ी घोषणा की। और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय 3 के तहत स्वास्थ्य समृद्धि के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ये ऐलान किया। वैसे मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा का पहला चरण 16 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान वो बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सरकारी डॉक्टर्स की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान कहा कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के लिए नई नीति लाई जाएगी। नीतीश कुमार के इस ऐलान पर बहस तेज हो गई है। देखते हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार की सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाया था, लेकिन कुछ दिन बाद पुनः उसी तरह का व्यवस्था चालू हो गया। पुनः उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग लुंज-पुंज हो गया। आखिर कारण क्या है? 21 साल सरकार चला चुके नीतीश कुमार से इस तरह की बयान की अपेक्षा कतई नहीं थी। वो किसी भी सूरत में बिहार के सरकारी डॉक्टर्स को। और वहीं दानापुर में पुलिस ने एक और कुख्यात अपराधी को लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया। अपराधी नीतीश ने कुछ दिन पहले जेवर कारोबारी पर गोली चलाई थी और पुलिस ने उसका हिसाब किताब अब बराबर कर लिया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पुलिस की गोली से लंगड़ाते हुए इस कुख्यात अपराधी नीतीश को देखिए। दूसरी तस्वीर उस जेवर कारोबारी की है जिसे इस अपराधी ने घेर कर गोली मारी थी। बिहार पुलिस ने जेवर कारोबारी को इंसाफ दिला दिया है। दानापुर में पुलिस ने एक बार फिर हाफ एनकाउंटर कर अपराधी को लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया। आप लंगड़ाते हुए सहारा लेकर जाते हुए जिस अपराधी को देख रहे हैं, पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है। पुलिस की टीम 84 गांव में नीतीश को दबोचने के लिए पहुंची थी।
लेकिन अपराधी की हिमाकत देखिए, उसने थानाध्यक्ष पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपराधी के पैर में गोली मारी और उसे पीएमसीएच पहुंचा दिया। पुलिस ने मौकाए वारदात से 2 पिस्टल भी बरामद किए। पुलिस ने पूछताछ में उसके 3 साथियों का नाम भी उगलवा लिया है, जिसने पटना में बाइक सवार जेवर कारोबारी को घेरकर गोली मारी थी। एक जो सोना व्यवसायी थे, उनके साथ लूटपाट की घटना का एक असफल प्रयास 3 अभियुक्तों द्वारा किया गया था, जिसमें जो शूटर था नीतीश, और इनके द्वारा पुलिस को देखकर यहाँ भागने की कोशिश की गई। जो हथियार छुपाए गए थे, पिस्टल और कट्टा, उनसे बैक फायर पुलिस पे किया गया और पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ और कंट्रोल वे में फायरिंग की गई और इसमें एक गोली इसके जो अपराधी है पैर में लगी है। पुलिस की गोली से लंगड़ा बने इस कुख्यात अपराधी को देखकर साफ हो चला है कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं। अपराधी अब बचेंगे नहीं। अगर पुलिस पर गोली चलाओगे तो गोली का जवाब गोली से पाओगे। अपराधियों को या तो जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा या फिर लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और अगली खबर आपके सामने चंपारण से रखने जा रहे हैं, जहां पिपरा थाना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक को रस्सी से बांधकर उसकी जमकर धुनाई और पिटाई की जा रही है। युवक को रस्सी से बांधकर पिटाई किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जो कि आप भी देख पा रहे हैं। वायरल वीडियो पिपरा थाने के महरानी गांव के विकास कुमार का बताया जा रहा है। विकास कुमार अपने संबंधी के यहां पर घर आ रहा था और इस दौरान चकवारा गांव में अभिषेक कुमार, विवेक कुमार और नंद किशोर पासवान, उसके 5 दोस्तों ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। चोर का आरोप लगाकर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की है। पीड़ित के पिता जगदीश महतो ने थाने में आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। रोड में से भेजिए घर में करके मारा अभिषेक कुमार और उनकर भाई अभी तो नामो हमरा याद नहीं है। काहे मरलक? चोर चोर कके। तो कैसे बेटा कैसे आयल? बेटा फोन थाना के भेल तब थाना 112 के ना छोड़लक लोग। तो बाद में बेटा कैसे नाम लागल विकास कुमार। और देखिए, इन तस्वीरों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि लोगों में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर बेलगाम भीड़ की मनमानी कब तक? न्यूज़ 18 ये गंभीर सवाल उठा रहा है। बेलगाम भीड़ की मनमानी कब तक? पीटने के अधिकार किसने दिए भीड़ को? अब गिरफ्तार होंगे क्या आरोपी? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि इस युवक की गलती है तो कानून के तहत आप कार्रवाई की मांग उठा सकते हैं। इस तरीके से आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। और अब आपके सामने बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से रखने जा रहे हैं, जहां मनियारी थाना क्षेत्र के रत्नौली गांव में बकरी चराने को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को बांधकर पीटा है। मारपीट के क्रम में एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक महिला को हिरासत में लिया। मामले में कुल 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। में बकरी के चरने के विवाद को लेकर के झगड़ा झंझट हुआ और ये पता चला है कि ज्योतिष सनी के लड़का रात में अपनी पत्नी के साथ झगड़ा झंझट कर रहे थे, तो अपनी पत्नी को गाली गलौज कर रहे थे, तो बगल के लोग थे, उनको लगा कि हम ही लोग गाली गलौज दे रहे हैं। इसीलिए कि आज बकझक हुआ। बकझक होते होते जो है मारपीट हो गई। मारपीट के क्रम में इसके धनेश्वर ज्योतिष सनी के लड़का को जो मारपीट कर रहा था, धनेश्वर सनी और उसके परिजन लोग सब मारपीट कर रहे थे, तो उसकी माँ देखी बचाने आई सुनैना देवी, तो सुनैना देवी को भी मारपीट कर गया। मारपीट के क्रम। और अगली बड़ी खबर आपके सामने बक्सर से रखने जा रहे हैं, जहां ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में ब्रह्मपुर शिव मंदिर के पास एक खड़ी कार में अचानक आग लगने की जानकारी मिली। उत्तर प्रदेश के बलिया से आए श्रद्धालु कार को लॉक करके मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए थे और कुछ ही देर के बाद कार से धुआं निकलने की शिकायत मिली और देखते ही देखते कार जलने लगी। आसपास के लोग और श्रद्धालु मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची
आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि ये कार पार्क की गई थी और कार सवार मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। अब ये आग कैसे लगी है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। क्या किसी ने आग लगाई या फिर कोई यहाँ पर शॉर्ट सर्किट जैसी आशंका, वो भी जाहिर की जा रही है। उस एंगल से भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अगली बड़ी खबर अररिया से आपके सामने रखने जा रहे हैं। झमटा गांव में भयानक आग की खबर है। ताराबाड़ी थाना क्षेत्र की घटना ये बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी, करीब 12 घर जलकर खाक हो गए। कुछ मवेशियों की झुलसकर मौत की जानकारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। 12 घर जो कि जलकर राख हो चुके हैं। मवेशियों की झुलसकर जान चली गई। आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन ये आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो कुछ भी यहां था सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका। और अगली खबर भागलपुर से, जहां बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसलीगंज और अलीगंज के महेशपुर की रहने वाली 2 छात्रा सोनाक्षी और जिया 8 तारीख से गायब है, जिसको लेकर थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। वहीं न्यूज 18 पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर हुआ। पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है। बबरगंज थाना पुलिस सरयू देवी मोहनलाल बालिका इंटर स्कूल पहुंची। यहां गायब छात्रा सोनाक्षी को बुलाकर ले जाने वाली छात्रा और अन्य छात्राओं से लंबी पूछताछ की गई है। गायब बच्चियों के परिजनों का कहना है कि थाना प्रभारी उन्हें ही डांट फटकार लगा रहे हैं। पीड़ित परिजनों को पूरा भरोसा है कि जिस छात्रा से पूछताछ की जा रही है, जो स्कूल की छात्रा है, वही दोनों बच्चियों को गायब कराने में शामिल है। छात्रा मीडिया से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। प्रिंसिपल का कहना है कि पुलिस घटना को लेकर पूछताछ करने आई थी। ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तो इसी सरयू देवी स्कूल से जो है 2 बच्ची सोनाक्षी और जिया जो है गायब हो चुकी हैं, जिसके बाद न्यूज 18 पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद जो है अब जांच जो है पुलिस की वो तेज हो गई है। वहीं अभी जो है यहाँ बबरगंज थाना की पुलिस आई थी और जो बच्ची जिसका नाम है उसको कहा जा रहा था कि वो सोनाक्षी को बुलाकर घर से ले गई है, उससे यहाँ पर पूछताछ की है। लंबी पूछताछ के बाद जो है बबरगंज पुलिस अपने साथ थाना ले गई है। वहीं जो परिजन है वो लगातार जो है बातें कह रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें धमकाया है। यहाँ पर हमारा सोनाक्षी को लेकर भागी किडनैप किया लग रहा है। इस पुलिस से नहीं पता कर दी और बोला कि आरो आदमी हुआ। हम बोला कि कौन आदमी बोला, आरू सहेलियन होगा ना बोलने बोला कि सब तुम की हेड है उसका, जो तुमरे सामने बोलेंगे। आई थी यहाँ पर, वो पूछना चाह रही थी कि ये मैटर है क्या है नहीं है। वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे दोनों पेरेंट्स से। बस किनसे पूछताछ? वो दोनों सोनाक्षी के गार्जियन से बात किया और के गार्जियन से। सुहाना को भी बुलाया गया, भी आई थी और उनके पापा के साथ आई। हमारा बेटी का यहाँ से कॉपी उसका बेटी लिया था। जब आने लगा तो इनके यहाँ गया कॉपी लेने के लिए। जब देखा उनका बेटी तैयार है तो चलो रे जल्दी से स्कूल जाना है, टाइम बहुत है, हो गया समय हो गया है। वहाँ से यहाँ स्कूल आया, उसके बाद जो है इनका पापा को जो है सोनाक्षी पापा को थोड़ा तकलीफ हुआ होगा, मन में भरम हुआ होगा। बोल तो रहा, बोलवे क्या बोलेगा। उनका पापा यहाँ 1:30 बजे आके बेटी से मुलाकात कर लिया कि हाँ हमारा बेटी यहाँ है। उसके बाद जो है उसका पापा गया वहाँ, निकल गया गाड़ी लेके, और उसके बाद जो है उनका बेटी पीछे निकल गया। आपकी बेटी पर पहले भी आरोप लगा है कि वो 2 लड़कियों को यहाँ से बाला फुसलाकर नशा का गोली देकर ले गई। इस पर क्या कहिए? मेरा बेटी उसमें नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं, जो कि पटना से सामने आई है। आरएलएम के 3 विधायक हुए बागी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से इनकी मुलाकात की जानकारी मिल रही है। नितिन नवीन के आवास पर यह मुलाकात हुई है। उपेंद्र कुशवाहा से नाराज होकर बागी हुए हैं तीनों विधायक। अलग गुट बनाने की तैयारी में आरएलएम के 3 विधायक बताए जा रहे हैं। देखिए, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह ने नितिन नवीन से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष से इनकी मुलाकात ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। नितिन नवीन के आवास पर मुलाकात के लिए पहुंचे थे। कुशवाहा की पार्टी में क्या फूट है, क्या ये नाराज है, नाराजगी की वजह क्या है,
और अब देखिए अलग से गुट बनाने की तैयारी आरएलएम को मुश्किल में डाल सकती है। ये तस्वीर, ये खबर। रामेश्वर महतो, आलोक सिंह जो कि नितिन नवीन से मिलने के लिए पहुंचे थे और यहां पर मुलाकात की तस्वीर आपके सामने। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मकर संक्रांति के मौके पर पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। नितिन नवीन के दही चूड़ा भोज में पटना न्यू क्लब में भीड़ दिखाई दी। सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन था। भोज में वरिष्ठ नेताओं और एनडीए के सहयोगी दल मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन ने पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया और इसके बाद राजनीतिक हलकों में खास संदेश देने का काम हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा आज मकर संक्रांति को लेकर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। पटना क्लब की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो दही चूड़ा और अन्य जो खाने के सामान होते हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए और सुबह से ही बिहार भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता हों, नेता हों, वो इस तैयारी में जुटे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की तरफ से चूंकि आयोजन किया गया है तो लिहाजा तमाम पार्टी के जो देखिए जो नेता और कार्यकर्ता प्रवक्ता हैं, ये सभी लोग सुबह से यहाँ पर डटे हैं कि कहीं कोई कमी न रह जाए। संजय मयूख जी हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। संजय जी, बड़ी तैयारी और आप लोग तमाम लोग इसमें लगे हैं। नहीं, प्रत्येक वर्ष माननीय अध्यक्ष जी करते हैं इस तरह का कार्यक्रम, तो इसलिए इस वर्ष भी ये कार्यक्रम है पटना में और आप सब लोग उल्लास के साथ इस मकर संक्रांति का उत्सव मना रहे हैं, तो ये सब हम सब कार्यकर्ताओं के लिए। और चलिए अगली बड़ी खबर आपके सामने मुंगेर से रखने जा रहे हैं, जहां कथित लव जिहाद का मामला देखने को मिला। 10 दिनों तक लापता रही युवती आखिरकार अपने घर वापस लौट चुकी है। कोर्ट में बयान उसने रिकॉर्ड कराया है। उसने साफ कहा है कि वो अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विश्व हिंदू परिषद की ओर से युवती का शुद्धिकरण भी कराया गया। युवती ने बताया कि उसके परिवार वालों ने बुर्का पहनने और गौ मांस खाने को विवश किया। ये मामला 29 दिसंबर का है, जब युवती अचानक लापता हो गई। 2 दिन के बाद यानी कि 31 दिसंबर को उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो मांग में सिंदूर लगाए मुस्लिम युवक नियाजुल के साथ नजर आई थी और अब वो अपने घर वापस लौट चुकी है। मैं मनसा हूँ और मैं नियाजुल से शादी कर चुकी हूँ। प्लीज़ परेशान मत कीजिए हम लोग को। मैं जहाँ भी हूँ मैं सेफ हूँ बिल्कुल, और ये मेरे साथ नियाजुल है और मैं दोनों खुश हूँ, ठीक है। और कोई लव जिहाद नहीं किया है और हम दोनों अपने खुद से मर्जी से शादी किए हैं। अगर हाथ मांगते तो फिर पापा पेरेंट्स लोग फिर एक्सेप्ट नहीं करते, ना इसका पेरेंट्स एक्सेप्ट करता ना मेरा। ब्लैकमेल किया गया, दबाव में आकर के किए हैं। वो कुछ आपत्तिजनक कुछ वीडियोस है जो ऐसे ब्लैकमेल करके दबाव में आकर के बयान दिए हैं। वो लड़का धमकी दिया माँ बाप को मरवा देंगे, ये कटवा देंगे, तो इसलिए पहला जो बयान दिए वो गलत बयान था। इस बार हम सही बयान दे रहे हैं। वो लड़का पीछे भी 2 लड़की को भगाया था, मेरे से पहले भी 2 लड़की को भगा चुका है वो, और उसके साथ भी गलत कर चुका है वो लड़का, और मेरे साथ भी गलत करने वाला था। और चलिए इस खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड आपको